मिलते जुलते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ सर फर्स्ट। इससे हम लोग A1 निकाल लेंगे, उसके बाद ठीक से हम है लोग को डिफरेंस तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है तो मैं हम भी लोग पढ़ फिर लूँ। ये कह फॉर्मूला रहा है पुट करके 51 निकाल लेंगे। फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, उसका सम फाइंड करना है हमें, यानी S51 हमें निकालना है। इसकी बात वो कर रहा है कि S51 निकालो, ठीक है, ऑफ एन एपी। तो सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर गिवन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जब आपको सेकेंड टर्म दे रखा है और थर्ड टर्म भी आपको दे रखा है, तो वही आपको सबसे आसान तरीका क्या है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में ब्रेक कर लिया, वहां से सब कुछ निकल आएगा। यस ठीक है, तो सर, हाँ पहले बोलो। डी निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल। ये सर डी में आ जाए ए थ्री माइनस ए सर डी तो 14 है पता वैसे। है तो A1 निकल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आप कह रहे हो कि आपको A2 दे रखा है। यस यस सर। तो A2 और सर तो A3 A2 से दिए। हम लोग A2 और A3 में डिफरेंस निकलेगा तो हम लोग A2 से A1 निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल दिया। देयरफॉर A2 आपको दे रखा है, A2 इज इक्वल टू 14 दे रखा है, यही ना। और A3 आप कह रहे हैं कि आपको दे रखा है 18। ठीक है ये। यस यस सर। अच्छा, सर अब यहाँ से डायरेक्टली तो नहीं निकलेगा क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया A1 प्लस डी इज इक्वल टू 14, और यहाँ से आपने लिख दिया A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ठीक है यहाँ तक। यस सर। सर हमें डी तो पता चल जाएगा ना, A3 एक माइनस मिनट A2 एक मिनट, करेंगे तो। यस उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, A1 प्लस डी इज इक्वल टू 18 ऐसे लिख दूँ क्या। यस सर तो A1 प्लस डी आपको पता है ना 14, तो लिख दो 14 प्लस डी इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से डी की वैल्यू 4 आ गई क्या, यस। देख लो। कुछ भी करने की तो जरूरत हम नहीं लोग है, वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसको दो लीनियर इक्वेशन बना करके एलिमिनेट करके सब्स्टिट्यूट करके कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। बस सर आपका A3 - A2 भी तो हो सकता है। कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हर तरह से आंसर आ जाएगा, है ना। मैंने ऐसे कर दिया, A1 इसलिए ऐसे किया क्योंकि मुझे फिर यहाँ पर डी पता ही है, इसको यहाँ पर एज इट इज रख दूंगा। तो A1 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 है, तो A1 की वैल्यू मुझे 10 मिल गई, 10। है ना। तो ये तो आपको पता है, ये तो बेसिक था जो हमने शुरू में पढ़ा था। तो आपको जैसे ही आपकी इच्छा है आप वैसे कर सकते हो। आपको दिख रहा है A2 है 14 और अगला टर्म 18 है, और ये AP में, तो डिफरेंस क्या था 4, तो आप सीधे निकाल सकते थे, है ना। उस 4 को आप कहीं पर भी रखते तो आपको A1 निकल जाता। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो उसके बाद आप निकाल लो S51 क्या होता है, ये तो हर किसी को पता है। 51/2 इंटू A1 प्लस A51, यही होगा ना, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस सर। तो इसको ऐसे लिख दिया 51/2। A1 अभी निकाला है आपने 10, A51 क्या हो जाएगा A1 प्लस 50D, ऐसा होगा क्या। तो आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा 51/2। A1 की जगह यहाँ 10 प्लस 50 इंटू 4 200। ये टोटल कितना आएगा 210 220, तो ये आएगा 51/2 इंटू 220 यानी कि 110। ठीक है, 51 × 110। ऐसा ही आएगा। तो ये सिंपल है, ये 5160। 5 रख दिया, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और आखिरी में फिर से 1 आ जाएगा, ये 0। दिस इज योर आंसर। आपको 11 से मल्टीप्लाई करना तो आता है ना डायरेक्टली, यस सर। है ना। तो एक सेकंड के लिए मैं अगर उसको बता भी दूं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार देख लो जल्दी से। चलो ये मेथड ये समझ तो आ गया ना कैसे निकाला गया S51। आपको सब कुछ दे रखा है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म, वहां से डी निकाल लिया, और सेकंड टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो फर्स्ट टर्म से कितना आगे है सेकंड टर्म ये भी निकल जाएगा। S51 की वैल्यू निकालनी है, तो n दे रखा है 51,
वहां से A1 प्लस A51 हो जाएगा आपका A1 प्लस 50D। तो वहां से सब कुछ निकाल लिया, ठीक है। सर एन निकाल के भी तो कर सकते हैं। कैसे भी कर सकते हैं, वही किया ना, एन तुम अलग से निकालते हैं, हमने यहाँ पर ही निकाल दिया, है ना। Yes. अलग से निकाल करके सब्स्टिट्यूट कर दो, एक ही बात है ना। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको मैं एक बार ऐसे शॉर्ट में बता दूं तुम्हें। जैसे मेरे पास एक नंबर है 565, मान लो कुछ भी ले लिया, इंटू 1 तो कैसे करते हैं, पहला नंबर को एज इट इज लिखा, इन दोनों को ऐड किया, पहले और दूसरे को, तो कितना आएगा 11, 5 + 6 11 उसका 1 लिखा, आगे कैरी हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड किया, 5 + 6 11 + 1 12 का 2 1 कैरी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 6 ऐसे, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। सर ये तो वही आएगा, सो ये 5 ही आएगा क्योंकि 5 ही कैरी एक बार हो चुका है, यस सर 5 तो ये into 1। ऐसे आएगा, है ना। तो इस तरह से करते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब कि आप कैसे आया है ये भी आप देख सकते हो कि जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही चीज़ 2 बार रिपीट हो जाती है। जैसे मान लो 56 को 11 से किया तो 56 और 56 यही तो आया ना। तो अच्छा शुरू में ही 6 था, मैंने उसको 5 लिख दिया था, सॉरी वो 6 था, 6 11 और ये 6 आ जाएगा ऐसे। मैंने 1 पहले की जगह तो लास्ट में ऐड कर दिया था गलती से, कोई बात नहीं, ये ऐसे आता है। तो यहाँ पर भी देखो हो क्या रहा है, आखिरी वाला एज इट इज आ गया, इन दोनों को बीच में ऐड किया गया और फिर ये पहला वाला आया। अच्छा मैंने शायद यहाँ पर 2 ही नंबर लिया, वहाँ पर 3 नंबर थे, इसीलिए अलग आंसर आ रहा है। मैंने 56 के बाद भी ऐसा कुछ लिया था ना, वही मैं कहूँ कि आंसर मेरा अलग क्यों आ रहा है। तो करते Yes. कैसे, चलो छोटे नंबर से सीख लिया, यहाँ पर दोनों रख लेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे पहला नंबर है उसको रख दो तुम 5, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 56, 5 + 6 11 का 1 यहाँ पर रख दिया, 1 पीछे कैरी हो जाएगा, और ये 6 एज इट इज लिख दिया, तो ये 616। ये देख लो, यही है डायरेक्टली करने का तरीका, कुछ अलग नहीं है, जो यहाँ पर है उसी को शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो भूल गया कि क्या बोला गया, ठीक है। ये कभी हम लोग बाद में अलग से कभी वैदिक मैथ्स की क्लास होगी तो वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 7 था ना, 8 था, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन 9 कहता है इफ द सम ऑफ, चलो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, इसको करके देखते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो आप। ये कह रहा है sum of first 7 terms of an AP is 49, that of 17 terms is 289। पहले n टर्म्स की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है आपसे। तो आपने मान लिया लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d, ठीक है। अब आप 2 पार्ट्स में Yes, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे एक S7 के लिए और एक S17 के लिए, तो लिख लिया यहाँ पर फॉर S7, और यहाँ पर क्या लिख दिया फॉर S17। चाहो तो ये जो डिवाइडिंग लाइन है इसको थोड़ा बीच में ही कर लिए, ऐसे कर लिए, ठीक है। तो आपको ये पता है S7 क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू A प्लस जो आखिरी टर्म है यानी A7, ये हो जाएगा क्या, ठीक है, यही होगा ना। yes sir। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. और यहाँ पर S17 है, तो ये बताओ मुझे इसको कैसे लिखा जाए। 17/2 17 upon 2 into A plus into A17. A plus A17। बिल्कुल सही, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया, Yes, sir. है ना।
S17 का लास्ट टर्म क्या होगा 17 टर्म, और S7 का आखिरी टर्म क्या होगा 7 टर्म। Yes. तो आपको S7 दे रखा है 49, दिस इज इक्वल टू 7/2 इंटू A प्लस A7। तो 7 उसको 7 टाइम्स कैंसिल करेगा, तो यहाँ से A प्लस A7 की वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे 14। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। यस सर। तो इसको मैं आगे, अगर आपको बुरा ना लगे तो ऐसे लिख दूं क्या, A प्लस 6D इज इक्वल टू 14 लिख दूं क्या, लिख सकते हैं A7 को A प्लस 6D। Yes, sir. इसको आगे ऐसा लिख दूं क्या, 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 14, है ना। Yes. और यहाँ से किसी को मन की आंखों से ये भी दिखाई दे दिया होगा कि A ये हो plus जाएगा 3D is equal to 7. 7। यहाँ तक सभी को दिख गया होगा मेरे ख्याल से। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। No, sir. ठीक है, देख लो फिर से S7 7/2 इंटू पहला टर्म A प्लस लास्ट टर्म क्या होगा A7 लिख दिया। S7 की वैल्यू 49 लिख दी, 7 से 7 टाइम्स कैंसिल भी हो गया, तो A प्लस A7 की वैल्यू क्या आ गई 14 आ गई। तो A प्लस 6D की वैल्यू 14 आ गई, उसको हमने सॉल्व किया, A प्लस 3D की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। अब वापस sir. यहाँ आ जाओ आप। S17 की वैल्यू बता रखी है 289 होती है, यहाँ दे रखा है, ये हो जाएगा 17/2 इंटू A प्लस A17। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये 17 आ जाएगा। तो यहाँ से A प्लस A17 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 35 35। 34 हाँ, तब तक तो 34 ही होता था 17 इंटू 2। अच्छा, अब आपको फिर से बुरा ना लगे तो इसको ऐसा लिख दिया जाए क्या, A प्लस 16D इज इक्वल टू 34। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, तो यहाँ से मैं इसको लिख दूं क्या, 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 34। तो फिर से मैं लिख दूं क्या, A A प्लस, A plus plus D A is plus equal to 3 is equal to 7. यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. yes sir. Yes, sir. इक्वेशन 2। चलो, अब आप इसको जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हो। मुझे ये दिख रहा है कि मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, तो मैंने ऐसे लिखा, A प्लस 8D इज इक्वल टू 17। दिस इम्प्लाइज A प्लस 3D प्लस 5D इज इक्वल टू 17। अलग अलग कर लिया, क्यों, D is equal to 2. बस क्यों, A प्लस 3D आपको दिख रहा होगा 7, तो 7 प्लस 5D इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से मुझे 5D की वैल्यू मिल गई 10, तो D की वैल्यू मिल गई 2। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या। मैंने ऐसे सॉल्व किया, A आप is equal to 1. नॉर्मल, हाँ नॉर्मल दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते थे, 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 कर दिया, है ना, वहां से भी आपको वैल्यू मिल जाएगी सीधे, 5D इज इक्वल टू 10 तो D इज इक्वल टू 2, जैसे मर्जी वैसे कर दिया। ठीक है, अब जो D की वैल्यू आई है 2, उसको वापस इक्वेशन 1 में रख दो, तो क्या मिलेगा, A प्लस 3D यानी 3 इंटू 2 यानी A प्लस 6 की वैल्यू 7 आ गई, तो A की वैल्यू भी मुझे 1 मिल गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, No ठीक है sir. बात? चलो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो देख लो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, तो शुरू हो गए। सभी को पता है, हर बच्चे को पता है कि Sn की वैल्यू होगी n/2 इंटू A प्लस An, ये तो हर बच्चे को पता है। तो वापस इसको Yes, लिख sir. दिया n/2 इंटू A की जगह चलो रहने दिया, इसको ऐसे लिख दिया फिर से A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, An को ऐसे लिख दिया। फायदा क्या हुआ तो देख लेते हैं, ये हुआ 2A प्लस 2 इंटू n-1, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, n इंटू A प्लस n-1, और A की वैल्यू 1 है, तो A और -1 कैंसिल, तो आपको Sn मिल जाएगा n²। ठीक है,
इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे जल्दी से बता दो। n/2 इंटू a प्लस ए सर एन। थोड़ा स्क्रॉल अप करिए। चलो एक मिनट। तो ये वाला सेंटेंस है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 के आगे वाला थोड़ा समझा दीजिए। a प्लस 8d 17 है तो 8d को मैं लिख सकता हूँ ना 3d प्लस 5d। 8 को लिख सकते हैं ना 3 प्लस 5। यस सर। क्यों लिखा? क्योंकि a प्लस 3d की वैल्यू मेरे पास है 7, इसीलिए ऐसा लिख दिया, यस है ना। तुम चाहो तो 1 माइनस 2 भी कर सकते हो। 1 माइनस 2 करते ही a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5d बचेगा और RHS में केवल 10 बचेगा। जैसे मर्जी वैसे कर दिया। मैंने ऐसे किया क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये तो बिना कुछ किए भी सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। वहां से d की वैल्यू 2 सर आई, थोड़ा नीचे कीजिए। 2 को इक्वेशन 1 में रखा, a की वैल्यू आ गई। Sn होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ए एन को लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू 2 है, उसको लिख दिया, तो 2 इंटू एन माइनस 1 और ये 2a हो जाएगा। 2 को कॉमन निकाला, ये नीचे वाला 2 कैंसिल, तो बचेगा n इंटू ए प्लस एन माइनस 1 और a की वैल्यू है +1, तो +1 -1 कैंसिल, सिर्फ n बचा, n इंटू एन विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। सभी बताओ ठीक है यहाँ तक? यस यस सर। सर। चलो, तो इस Yes, क्वेश्चन sir. को एक और तरीके से कर सकते थे, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? बाय ऑब्जर्वेशन। सॉरी, तुम देखोगे कि ये कैसे इस तरह की चीज़ों को, जैसे हम थोड़ा बहुत पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं, तो हमें ये चीज़ें कैसे समझ में आने लगती हैं, वो दिखाया जा रहा है। क्या कह रहा है ये? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी S7 आपको दे रखा है 49, इसको लिख दूं क्या मैं 7 स्क्वायर, ठीक है। S17 आपको दे रखा है 289, तो इसको ऐसा लिख दिया जाए क्या 17 का स्क्वायर। हरप्रीत माइक ऑफ करो। तो SN क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर। यही है, देख लो सॉल्व करने के बाद भी वही आएगा, ठीक है। समझ में आया ये? यस सर। ये एपी में है तो जाहिर सी बात है जो पैटर्न है वो सबके लिए होगा। ऐसा नहीं है कि S7 का पैटर्न अलग है, S17 का अलग है और SN का अलग है, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। जो पैटर्न SN का है वही S17 का भी होगा, वही SN का भी होगा। तो S7 अगर 7 का स्क्वायर है, S17 अगर 17 का स्क्वायर है, तो SN को n का ही स्क्वायर होना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। तो ये बाई ऑब्जर्वेशन है। तो ये आप एग्जाम में ऐसे करके मत आ जाने एक लाइन में, हालांकि आंसर सही है, लेकिन वो अगर 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन को होगा वो, तो फिर वो मार्क्स नहीं देंगे। लेकिन अगर ये ये आपको MCQ में होगा तो ऐसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऐसे ही करना है। फिर अगर तुम ऐसे करना, कैसे क्वेश्चन बन सकता था, उसके बाद भी अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो 1 मार्क्स के लिए, तो सोच लो आपने क्या किया, है ना। ठीक है, चलो होपफुली सबको थोड़ा इंसाइट मिला होगा इस क्वेश्चन के बारे में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 किया। तो क्वेश्चन नंबर 10 को कराने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ी छोटी और मोटी बातें हम डिस्कस कर लें कि सबको पता है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन कभी सुना है आपने? यस सर। कहाँ सुना है? सर बहुत जगह। शादी का फंक्शन सब मैथ्स में भी। मैथ्स में सुना है या पार्टी वार्टी से रिलेटेड है? नहीं सर, मैथ्स में सुना है। चलो पार्टी सर वार्टी से सुना भी है। रिलेटेड है। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे 12th का, तो मैंने सर उसमें कंप्यूटर बताया में भी भी है सुना है। यस सर। है ना। उसमें 12th में मैंने पार्टी से ही रिलेट करके बच्चों को समझाया था कि फंक्शन कैसे होता है या नहीं होता। पर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, 11th 12th में पढ़ाया जाता है, तो हम उधर ज़्यादा नहीं जाएंगे। आपको बस इसका मतलब बता देते हैं यहाँ पर
कि फंक्शन है क्या, उसको लिख दिया यहाँ पर कि फंक्शन एक मशीन की तरह है। इट इज अ मशीन, it is a machine which takes certain input, and returns certain output। कुछ इनपुट लेगा और कुछ आउटपुट देगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी खासियत क्या होती है फंक्शन की, इट विल रिटर्न आउटपुट, for every given input, ठीक है। यानी कि अगर आपने इनपुट दिया और फंक्शन ने जो भी उसका काम है, जो भी आउटपुट देना है, वो आउटपुट अगर नहीं दिया तो हम उसे फंक्शन नहीं बोलेंगे। समझ में आ गई बात कि फंक्शन इज अ मशीन जो कि कुछ इनपुट लेगा और उसके अकॉर्डिंग, जिसके लिए भी फंक्शन को बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट देगा, और हर इनपुट के लिए आपको आउटपुट मिलेगा, हर इनपुट के लिए आपको आउटपुट मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है फंक्शन की, है ना, रिटर्न्स आउटपुट फॉर एवरी इनपुट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो इसके बारे में, ये तो डेफिनेशन है। ये होता क्या, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके घर में पंखा है, आपने इनपुट दिया इलेक्ट्रिकल, पंखे का काम है हवा देना, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पंखा कहेगा कि चलो आज ऐसा करता हूँ कि तुमको भूख लगी है तो मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ। ऐसा करता है क्या पंखा? पंखे जो है उसके पास बुद्धि नहीं है ना। वो ऐसा कभी नहीं करेगा कि देखेगा कि ये बच्चा तो बहुत दिनों से बेचैन है, परेशान है ना, भूख नहीं लग रही है तो इसको मैं आज खाना दे देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। उसका काम हवा देना है तो वही देगा। जो तुम्हारे घर में मोटर का पंप है वो तुमको पानी ही देगा, है ना। पानी कहाँ से देगा? ऑब्वियसली वो जनरेट नहीं करेगा, वो नीचे से ऊपर पानी को, यानी अपने इलेक्ट्रिकल इनपुट को वो मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा। पानी मूव करेगी यानी कि काइनेटिक एनर्जी उसमें आएगी और उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, लो लेवल से हाई लेवल या हाई लेवल से लो लेवल, जहाँ से आप उसको ला रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मोटर एक तरह से क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इनपुट लेती है, मैकेनिकल आपको आउटपुट देती है। तो दुनिया का हर मशीन क्या करता है, एक सर्टेन टाइप ऑफ इनपुट लेगा और एक सर्टेन टाइप ऑफ आउटपुट देगा। तो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। ऐसा लिया f(x) इज इक्वल टू 2x², मान लो। तो इसमें फंक्शन क्या है, ये इसका नाम होता है फंक्शन, जो भी लिखा गया है f, ठीक है। जो ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, है ना। और जो आर्ग्यूमेंट के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं इनपुट, और जो इधर आ गया वो क्या हो Yes, जाएगा sir. आपको आउटपुट। ये सारी बातें हो गई, ये हो गया आपका आउटपुट। समझ में आया? यस सर। इसको आप Yes, कैसे, इसको फील कैसे करते हैं, इसको इमेजिन कैसे करेंगे कि मान लो कि मेरे पास एक मशीन है जो कि रोटी बनाती है। तो उसमें आटा रखने पर और पानी डालने पर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमें रोटी मिल जाएगी, ठीक है। सबने ये मशीन देखा होगा। तो उसमें क्या हो गया, जो मशीन का नाम है, ये रोटी बनाने वाली मशीन है, उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा आपके घर में कहीं रखा हो गया, उसको हम बोलेंगे मशीन, और मैथ्स के टर्म में उसको हम बोलेंगे फंक्शन, ठीक है। तो जो मशीन आपके घर पे है या कहीं पर भी है उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? फंक्शन। उसको हम बोलेंगे फंक्शन। अच्छा, अब वो रोटी बनाती है तो ऐसा तो है नहीं कि मशीन आकर के खुद से किचन में घुसेगी और आटा जो कंटेनर में रखा है डिब्बे से निकाल करके अपने अंदर ले लेगी। सर उसका ऐसा तो नहीं सर्टेन करेगी इनपुट ना। देना पड़ेगा। हाँ, आपको एक जगह बनानी पड़ेगी, है ना। मशीन में एक जगह होगा, मान लो कुछ भी ऐसा, जहाँ पर आपको आटा डालना है, आटा आपको डालना है, मान लो ऐसा एक जगह बनाया गया होगा। तो इस स्पेस को क्या बोलेंगे हम? आर्ग्यूमेंट, है ना। तो आर्ग्यूमेंट क्या हो गया? इनपुट रखने की जगह, इनपुट रखने की जगह। इसको अपन बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक बात। अच्छा, अब जब आटा वगैरह रखा उसको क्या बोलेंगे हम? इनपुट। रॉ मटेरियल, इनपुट।
हाँ, जो रॉ मटेरियल हो गया आपका वो इनपुट हो गया ऑब्वियसली, तो लिख दिया यहाँ पर रॉ मटेरियल। और जो रोटी बन करके बढ़िया बाहर मिल जाएगी आपको टोकरी में, उसको क्या आउटपुट बोलेंगे? आउटपुट है ना। तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ तक रिजल्ट। आपको फ्लो समझ में आ गया? हाँ ठीक है, लिख लिया इसको रिजल्ट। यस सर। Yes, ये sir. आपको फ्लो समझ में आ गया अच्छे से कि फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है ना। Yes, sir. तो अब इसको हम मैथमेटिकली लिख के दिखाते हैं। fx = 2 स्क्वायर है क्या। तो मेरे पास एक मशीन है जिसका नाम है f, है ना। आपको दिखाया गया होगा कि फंक्शन का नाम क्या है, बाहर वाला। तो फंक्शन का नाम है f, ठीक है। वो इनपुट ले रहा है क्या, x, है ना। और उसका आउटपुट कैसे आ रहा है, देखो आउटपुट कैसे पढ़ते हैं। fx = 2x स्क्वायर है ना, ये बता रखा है। यस सर। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि आपने जो भी इनपुट दिया, ध्यान से सुनना, जो भी इनपुट दिया ये मशीन क्या करेगी, उसका स्क्वायर करेगी पहले, यानी x का स्क्वायर बना देगी। फिर जो भी आया x स्क्वायर करने के बाद कुछ वैल्यू आएगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगी। और ये सारी चीजें कहाँ पर होगी, मशीन के अंदर। ये मशीन के अंदर ही होगा ना, ये मशीन के अंदर ही होगा। सर हमेशा 2x स्क्वायर नहीं होगा, जो भी फंक्शन दे रखा है वैसा। जैसे रोटी बनाने वाली मशीन है तो रोटी बनाएगी, चावल बनाने वाली है तो चावल बनाएगी, है ना, उस प्रकार से। तो तुमने इससे क्या समझते हो वो बता रहा हूँ। 2x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ x इनपुट के लिए, कि जो भी इनपुट x दिया, सुन लो पहले, उसका स्क्वायर होगा। मशीन उसको सबसे पहले स्क्वायर करेगी, फिर इसको 2 से गुना करेगी, और ये सारी चीजें करने के बाद तुम्हारे टोकरी में वो 2x स्क्वायर रख देगी। यहाँ पर समझ में आया ये बात? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि तुमने अगर इनपुट रख दिया 2, तुमने इनपुट दे दिया 2 मशीन को, तो मशीन क्या करेगी, सबसे पहले बताओ। स्क्वायर करेगी, 2 का स्क्वायर क्या होता है, फिर मल्टीप्लाई कर देगी। ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, सर इंटू 4 मशीन को कैसे पता चलेगा कि उसका स्क्वायर कर रहे हैं कि उसका हाफ कर रहे हैं? ये मशीन को बताया जाएगा ना। आटे वाली तो, मशीन को हाँ, कैसे पता मशीन को चलता है कि बताया रोटी जाएगा। बनाना। मशीन का मतलब क्या है, उसके अंदर वैसी चीजें मैकेनिज्म होता है। जैसे गैस को कैसे पता है कि उसको जलना है, उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि तुम अगर उसको लाइटर डालोगे तो उसमें आग दे देगा। सारा मशीन ऐसा ही होता है। पंखे को कैसे पता होता है, क्योंकि उसके अंदर इस तरह से इंडक्शन मोटर लगाया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी आती है, एक 3 फेज फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स जनरेट होने के बाद जो रोटर है उसमें करंट इंड्यूस होता है, तो वो स्टेटर फ्लक्स को फॉलो करता है, इसीलिए रोटर रोटेट करने लगता है, इसीलिए उसका नाम भी रोटर है। और पंखा रोटेट करता है, हवा देता है, तो उसका मैकेनिज्म भी वैसा होता है, ठीक है। तो हम ये ब्लैक बॉक्स की तरफ पढ़ रहे हैं। ब्लैक बॉक्स मतलब अंदर क्या है वो हमें नहीं पता, इनपुट और आउटपुट ये है, ये हमें पता है। इसका मैकेनिज्म हमें अभी नहीं सीखना है, बस प्रोसेस सीखना था। तो ये समझ में आ गया आपको? यस सर। Yes, sir. अगर ये समझ में आ गया तो एक और एग्जांपल ले लिया और फिर इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या है, 10 था ना। चलो मैं मान लो ऐसा लिख दूं, fx = 3 + 4x। ये बताओ कैसा मशीन है, मशीन का नाम पहले बताओ, मशीन का नाम क्या है? फंक्शन। फंक्शन तो Function. f है, मशीन का नाम मैंने Calculator. नहीं भाई, मशीन का नाम मैंने यहाँ पर बताया था, ये होता है f, ठीक है। मशीन का नाम है f, यहाँ पर gx भी हो सकता था, वो अलग मशीन हो जाएगी। मान लो ऐसा है तो g अलग मशीन है, f अलग मशीन है। समझ में आया? मशीन का नाम हो गया f, इनपुट क्या है x, और आउटपुट वो किस तरह से दे रहा है? 3 + 4x. नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, ये ऐसे थोड़ी ना सिखाया है, ये तो तुमने देख करके बोला। क्या हो क्या रहा है मशीन के अंदर? सर पहले 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है x को, फिर किसको? प्लस कर रहा है। पहले जो भी इनपुट है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, जो भी आएगा उसको फिर 3 ऐड कर दिया जाएगा उसमें, और फिर सारी चीजें आपकी टोकरी में रख दी जाएंगी। 4x + 3 आपको सिर्फ यही मिलेगा, अंदर की सारी चीजें आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है, वो मशीन अंदर ही कर लेगा। समझ में आया? यही बताया गया ना। Yes, sir. तो x की जगह 1 रख दिया तो क्या होगा? 7. 7। मशीन पहले 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेगी, जो भी आया उसमें 3 ऐड करेगी और आपको आउटपुट 3 दे देगी। समझ में आया? यस सर। ये कब करते हैं, ये सारी कहानी कब होती है? जब इनपुट और आउटपुट एक ही वेरिएबल में हो। जब इनपुट
एंड आउटपुट में सेम वेरिएबल हो, x हो, y हो, z हो, n हो, है ना, तब फंक्शन की बात होती है। समझ में आ गया क्या? क्यों? Yes, क्योंकि sir. समझ में आ गया ना, x इनपुट में भी रखा है, x आउटपुट में भी रखा है, इसका मतलब जो इनपुट दे रहे हो उसी के साथ कुछ ना कुछ ऑपरेशन हो करके आउटपुट मिल रहा है। समझ में आ गया ये? Yes, sir. तो अब देख लो क्वेश्चन 11 क्या कहता है जल्दी से। ये कह रहा है कि शो दैट a1 an इतना फॉर्म एन एपी वेयर पहला दे रखा है आपको, n की वैल्यू आपको दे रखी है 3 + 4n, ऐसा दे रखा है। ये किस तरह का मशीन है? मशीन का नाम है A, इसके अंदर इनपुट में दे रहा हूँ n, n तो आउटपुट ये क्या दे रहा है? उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4 3 से ऐड इंटू करके कर रहा है, आपको फिर 3 ऐड कर दे रहा है, 3 ऐड कर रहा है। तो a1 क्या हो जाएगा बता दो? 7 7 हो जाएगा। a2 11 और a3 15 53। AP में है क्या? यस सर कनेक्ट AP विथ कॉमन डिफरेंस विथ d = 4 है क्या? ठीक है। तुम देखो जब तुम बुक में इसका सॉल्यूशन देखोगे या गूगल पे देखोगे, ये सिर्फ यहीं से स्टार्ट करेगा। उसने an = 3 + 4n रखा, n की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तुम्हारे को आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही